नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। मौलिक अधिकारों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद 25 तक हम बातचीत कर चुके हैं पहले 2 वीडियोज़ में। इस तीसरे वीडियो में हम अनुच्छेद 26 से 32 तक की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 25 की भाषा बहुत अच्छी है, बहुत व्यापक है। उसमें जो शब्द इस्तेमाल है, जैसा मैंने बताया था, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के में निहित जो उपबंधों के अधीन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब ये शब्द ऐसे हैं जो बहुत व्यापक प्रोटेक्शन देते हैं लोगों को भी और राज्य को भी कुछ अधिकार देते हैं। इसके अधीन लोगों को अपनी अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। अब व्यक्ति के अधिकार और राज्य के अधिकार दोनों में बहुत सुंदर समायोजन है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तो हैं, लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी की कंसिडरेशन में है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 25(2) में कुछ डिटेल्स हैं जो हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। जो हिंदू धर्म की संस्थाएं हैं वो उसके सभी वर्गों के लिए खुली जाएंगी। सिख धर्म को के लोगों को अपने कृपाण रखने का अधिकार होगा, स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 से पहले मैंने चर्चा इसलिए की कि अनुच्छेद 26 भी इसी भाषा के साथ शुरू होता है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ इसी क्रम में है। इसके अधीन रहते हुए लोगों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना ABCD करके है। स्थापना, उनके प्रबंधन, उनका वित्त पोषण और विधि सम्मत तरीके से उसका प्रशासन। यहाँ पे मैं फिर ध्यान दिलाऊंगा कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक ऑर्डर पहले मेंशन कर दिया गया, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है डी में, सबसेक्शन डी में, कि विधि सम्मत तरीके से इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसका प्रशासन करने का अधिकार लोगों को होगा, अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन करने। लेकिन इन अकॉर्डेंस, अब ये लॉ बनाने का अधिकार किसके पास? स्वाभाविक रूप से राज्य के पास है। तो ये अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 और 25 की जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह कानून सम्मत तरीके से ही इसका एग्जीक्यूशन किया जाना है। उसमें राज्य के कानून बनाने की अधिकारों के साथ इसका संतुलन स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 27 जो है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई धार्मिक टैक्स नहीं लिया जाएगा, विशेषकर किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। इसमें भी 3 सब क्लास हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका नेचर थोड़ा सा सेक्युलर स्टेट जैसा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित। यहाँ शब्द पूर्णतः इंपॉर्टेंट है। इसका समाधान होगा अनुच्छेद जब 30 में माइनॉरिटीज के राइट्स आएंगे, वहाँ इसका क्लियरिटी आ जाएगी। अनुच्छेद 28 एक कहता है कि पूर्णतः राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किसी संस्था में। इसका मतलब ये तो क्या क्या अंशतः पोषित है तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? स्वाभाविक प्रश्न उठता है जब ये अनुच्छेद कह रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका समाधान अनुच्छेद 30 आएगा तो और अच्छे से हो जाएगा। उसका सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि लेकिन इसमें कुछ एक रिलैक्सेशन देता है। रिलैक्सेशन क्या रहता है? अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी संस्था हो जिसमें कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, कोई ट्रस्ट चलाता हो, उसको कोई दूसरी संस्था चलाती हो। ट्रस्ट चलेगा निश्चित रूप से किसी कानून के तहत चलेगा, कानून राज्य बनाता है, या राज्य द्वारा स्वयं उस ट्रस्ट का प्रशासन हो सकता है। तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 28(1) वाला जो बात, यह अनुच्छेद 28(2) पर बात वो लागू नहीं होती। अनुच्छेद 28(3) जो है, सबसेक्शन जो 3 है उसका, वह कहता है कि किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक प्रार्थना करने के लिए राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य नियंत्रित किसी शिक्षण संस्था में उसको किसी धार्मिक प्रार्थना के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 28 का अधिकार है, ये काफ़ी अधिकार देने के साथ उसका एक सेक्युलर कैरेक्टर काफ़ी मजबूती से स्थापित करता है। अनुच्छेद 29 में हम आते हैं। अनुच्छेद 29 शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार। अब अनुच्छेद 29 और 30 का जो कैरेक्टर है, अनुच्छेद 29-30 की जो भावना है, वो अनुच्छेद 29 विशेष करके, इसमें इन दोनों अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी टर्म का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 29 जो है ये केवल माइनॉरिटी के लिए, इसमें लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षार्थ ऐसा, लेकिन ये माइनॉरिटी के लिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अनुच्छेद की जो आगे जो शब्द हैं उसके, कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले
सभी नागरिकों के लिए। यहाँ पे सिटीजन शब्द इस्तेमाल है, तो ध्यान रखिए, जहाँ सिटीजन शब्द इस्तेमाल हो गया वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए हो गया, केवल नागरिकों के लिए हो गया। तो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी पसंद की भाषा, संस्कृति और लिपि की सुरक्षा, संरक्षा का, उसके प्रबंधन का अधिकार है। भाषा, संस्कृति और लिपि किसको, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों। तो लिखा अल्पसंख्यक है, लेकिन ये केवल अल्पसंख्यक को प्राप्त नहीं है, ये समस्त नागरिकों को अनुच्छेद 29 की सुरक्षा सबको प्राप्त है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षा, संवर्धन का अधिकार सभी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक शब्द इसमें इस्तेमाल है। इसके बाद इसमें अनुच्छेद 29(2) आता है, सब सेक्शन 2 आता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में धर्म, मूल, जाति, भाषा, धमूजाभा, इसका भी संक्षेपण आप याद कर लीजिए। धर्म, मूल, जाति, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर उसमें प्रवेश से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 29(1) संस्कृति संबंधी अधिकार, भाषा, संस्कृति और लिपि। अनुच्छेद 2 किसी को धर्म, मूल, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश से, सरकारी पूर्ण सरकार के द्वारा परिचालित या उससे सहायता प्राप्त। अब अनुच्छेद जो 30 आता है, इसके टाइटल में भी माइनॉरिटी शब्द है। उनको माइनॉरिटीज को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का ये अधिकार देता है, उसकी सुरक्षा देता है। इसकी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो मैं चर्चा तो कर दी है, लेकिन थोड़ा सा वापस में जाऊंगा अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद 26 में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। अनुच्छेद 25 सबको अपनी अंतःकरण के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, और उस धर्म पालन के साथ उसके सब सेक्शंस में भी आता है। अनुच्छेद 25 सब सेक्शंस में आपको 25 में बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, कि हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल किया जाते हैं, उसके स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 26 की भाषा जो है वो लिखा है ऑल डिनोमिनेशंस और रिलीजियस डिनोमिनेशन, सभी धार्मिक संप्रदायों को। इसमें अंग्रेजी वाला शब्द डिनोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सभी धार्मिक संप्रदायों से अभिप्राय है। जैसा हम मोटे तौर पे हिंदी में संप्रदाय का अर्थ समझते हैं, बहुत स्थूल रूप में समझते हैं। अंग्रेजी में डिनोमिनेशंस का मतलब होता है, जैसे क्रिश्चियन है तो वो कैथलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, मुसलमान हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। इसी तरह के डिनोमिनेशन जैन्स में भी होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर से संप्रदाय हैं। तो अनुच्छेद 26 रिलीजियस या किसी भी प्रकार की धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, और इस पे धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल नहीं है, वो अनुच्छेद 30 में आएगा। लेकिन इसमें और रिलीजियस डिनोमिनेशंस लिखा हुआ। ऑल रिलीजियस डिनोमिनेशन में सभी धार्मिक संप्रदायों को, यानी कि एक संप्रदाय के अदन माने कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी, यानी कि ये आ जाता है कि अगर एक ही संप्रदाय के भीतर के भी जो संप्रदाय हैं उनको भी अपनी पसंद की धार्मिक संस्था बनाने, उसका प्रबंधन करने, उसका वित्त पोषण करने और उसका विधि सम्मत तरीके से प्रशासित करने का अधिकार है। तो ये डिनोमिनेशंस मुझे याद आ गया, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना जरूरी समझा, क्योंकि अंग्रेजी वाला डिनोमिनेशन है उसकी पूरी ध्वनि हिंदी वाले संप्रदाय से क्लियर नहीं होती है। तो डिनोमिनेशंस उसमें कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी जो होती है उसको अंग्रेजी में डिनोमिनेशंस बोलते हैं। तो अंग्रेजी जो डिनोमिनेशंस का प्रोटेक्शन है वो सबके लिए। फिर अनुच्छेद आते हैं, हम अब आ जाते हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 एक ये कहता है कि धार्मिक, भाषाई और अन्य सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, धार्मिक, भाषाई और अन्य सभी अल्पसंख्यक, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यक के नहीं, अनुच्छेद 30 की सुरक्षा सभी प्रकार के माइनॉरिटीज को प्राप्त है। वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्था बनाने और उसका प्रबंधन करने की उनको सुरक्षा अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 30(2) यह कहता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्था को अनुदान अगर देता है, सहायता देता है, तो उसमें इस आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा कि वह कोई माइनॉरिटीज को चलाती है। अब ये पूर्णतः पोषित वाली बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि अगर पूर्णतः पोषित है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई ऐसी संस्थान है जो धार्मिक शिक्षा के किसी आधार के तहत स्थापित है, जिसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उसको राज्य सहायता दे सकता है। अनुच्छेद 30(2) कहता है कि इसमें कोई इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा कोई चलाई जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी प्रकार का अल्पसंख्यक वर्ग
हो सकता है। तो ये अल्पसंख्यक से यहाँ अभिप्राय अनुच्छेद 30 में सभी प्रकार के अल्पसंख्यक से है, वो भाषाई धार्मिक के अलावा अन्य सभी अल्पसंख्यक वर्गों में शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 31 पर। अनुच्छेद 31 जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरसित कर, इसी में था हमारा अधिकार फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी का, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार यहाँ था और 19F में था, 19F और 300 अनुच्छेद 31 इसको निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया और इसकी जगह भाग 12 में एक चौथा अध्याय जोड़ा गया और उस चौथे अध्याय में जोड़ करके अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया, जिसमें इसको स्थान दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को भी पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है, जैसा कि बहुत अच्छे संविधान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप, उन्होंने अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से इसको लिखा है कि संपत्ति के अधिकार एक्चुअली क्या है कि भाग 3 में राज्य की विधि निर्माण शक्ति और इंडिविजुअल राइट्स के बीच एक संतुलन बनाया गया है कि राज्य की विधि निर्माण शक्ति ओवरलैप नहीं कर सकती इंडिविजुअल राइट्स को। वो इंडिविजुअल राइट्स क्या है, उसी को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। यहां से निकाल देने से 300 क में रख देने से राज्य की विधि निर्माण शक्ति से वो उसके ऊपर हो जाती है। अगर राज्य संपत्ति के लिए कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकता है, हम उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो भाग 3 का पार्ट है। लेकिन जब कार्यपालिका के अधिकार हैं, अगर वो आपकी संपत्ति, हमारी संपत्ति, किसी भी नागरिक की संपत्ति लेती है तो विधि सम्मत तरीके से लेगी, उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उसको पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है। तो विधिक अधिकार होने के बाद भी राइट टू प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण राइट है, वो फंडामेंटल राइट भर नहीं है। तो अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31 क, ख और ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद क और ख जो है संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसको अगले एपिसोड में थोड़ा सा हम और डिटेल में लेंगे। अनुच्छेद क जो है वो उसमें चूंकि उस समय पहले संशोधन के समय संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, उसको वह मौलिक अधिकार भूमि सुधार कानूनों में कहीं कोई बाधा न बने, इसलिए अनुच्छेद 31 क इनकॉर्पोरेट किया गया और अनुच्छेद 31 ख के द्वारा नवीन सूची जोड़ी गई। और आप सब जानते हैं कि नवीन सूची के में जो कानून होते हैं वो इस आधार पर इनवैलिड नहीं होते कि वो भाग 3 के प्रावधानों से उनका कोई, अगर उनको तालमेल ना हो तो। थोड़ा सा इसमें और डिटेल हम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी लेंगे इसमें अगले एपिसोड में। फिर अब हम आते हैं अनुच्छेद 31 ग 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो बाद में निभाव इस मामले में वैकेट हो गया। अनुच्छेद 31 ग जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में था। 42वें संशोधन से उसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट को वापस मजबूत बनाया गया। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को देता है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है इस फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। और इस रिट 5 प्रकार की है, इसका एक अंग्रेजी का एब्रिविएशन है, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा है। वह है हैबियस कार्पस, HMPCQ, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी और क्वो वारंटो। हैबियस कार्पस यानी कि सशरीर उपस्थित होना। तो कोर्ट जब अगर आपकी किसी की कोई नजरबंदी है, राज्य अगर ने कर रखा है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है तो सशरीर उपस्थित करने के लिए रिट की मांग कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन इसमें उन लोगों पर लागू नहीं होता अगर किसी को पहले से सजा मिली हुई हो, तो सजा याफ्ता पर यह बात लागू नहीं होती। फिर वो आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ही है परम अधिकार, कमांड। तो मैंडेमस अधीनस्थ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को राज्य के किसी भाग 13 भाग 12 की परिभाषा में आए हुए किसी राज्य के किसी अंग को वो निर्देश जारी करता है प्रशासनिक अधिकारियों को, अपेक्स कोर्ट, कि वह विधि सम्मत तरीके से अपने कार्य को, अगर वो लिंगर कर रहा है तो वो समय से करें, उसको कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाता है मैंडेमस में। इसके बाद प्रोहिबिशन और सर्टिलरी में एक बात याद रखिए कि इसको PC शब्द याद रखिए, प्रोहिबिशन और सर्टिलरी। प्रोहिबिशन जो होता है
वह प्रोहिबिशन और सर्टिलिटी दोनों न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्स कोर्ट यानी कि ऊपर का कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारियों के विरुद्ध जारी करता है। अब हिंदी वाला शब्द जो है वो न्यायिक और न्यायिक कल्प, अंग्रेजी में क्वासी फेडरल है, वो काफी क्लियर शब्द है। क्वासी फेडरल मतलब अर्ध न्यायी या न्यायी जैसा होता है। न्यायिक कल्प अधिकारी का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनको न्याय करने की भी शक्ति, दंडात्मक शक्ति भी प्राप्त हो, जैसे तहसीलदार का कोर्ट होता है, जैसे कोई प्रशासकीय ट्रिब्यूनल हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं। तो न्यायिक कल्प अधिकारी मतलब न्यायिक अधिकार रखने वाला अधिकारी भी, जो पूर्णतः न्यायिक अधिकारी नहीं है, वो जज नहीं, पूर्णकालिक जज नहीं है, लेकिन उसको वो कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट जैसी उसको सिविल कोर्ट जैसी अधिकार प्राप्त है, तो उसको कहते हैं न्यायिक कल्प अधिकारी। तो न्यायिक कल्प अधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है पीसी यानी कि प्रोहिबिशन और सर्टिलिटी। प्रोहिबिशन जो है जब केस लंबित होता है तब जारी हो सकता है, वो अपेक्स कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। और सर्टिलिटी ज़्यादातर जो है ये उत्तरवर्ती अवस्था में, यानी कि न्याय हो चुका, वो निर्णय हो चुका है, उस स्थिति में जारी होता है। अब आते हैं को वारंटो। को वारंटो जो है अधिकार दीक्षा, किस अधिकार के तहत ये कार्य किया गया। अगर किसी को लगता है कि किसी अधिकारी का कोई आदेश ऐसा है जो आदेश जारी करने का उसको अधिकार ही नहीं था, या अधिकार के बाहर जाकर उसने काम किया है और उससे उसका कोई फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहा है, तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, तब न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये था मित्रों हमारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ये बहुत पवित्र अधिकार है, और कुछ निर्णय में तो ये भी आया है, जैसा आदरणीय सुभाष कश्यप साहब ने लिखा है कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में ऐसा भी है कि इसको संविधान संशोधन से भी नहीं हटाया जा सकता, अनुच्छेद 32 को। तो ये न्यायिक व्याख्या का अनुच्छेद है, ये जिसको हमारे संविधान निर्माता आदरणीय अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये हृदय है संविधान का, आत्मा है संविधान के, अनुच्छेद 32। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये संविधान के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद का पोर्शन हम अगले एपिसोड में करेंगे। जो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 किताबें ऐसी हैं जो हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए खास करके, मूल संविधान के अलावा मैं फिर कहूँगा कि एक बार मूल संविधान आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भाषा के साथ पढ़ेंगे उस किताब को, दूसरी किताब को जो कमेंट्री की जैसे होती है, तो वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। और भाषा पकड़ के चलना, किसी एक भाषा पे या हिंदी पे अंग्रेजी में थोड़ा सा नियंत्रण होना संविधान पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भाषा कमज़ोर है तो थोड़ी तकलीफ ज़्यादा जाएगी संविधान पढ़ने में, और कोई अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा पर अच्छा नियंत्रण होना ज़रूरी है। तो डी बसु साहब की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा संविधान आदरणीय सुभाष कश्यप साहब की किताब, ये पर्याप्त है हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे बाहर और बहुत ज़्यादा जाना जो है संभव नहीं है। बहुत बेहतरीन कमेंट्री है संविधान की, और इसको मेरे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैंने काफ़ी इनको गहराई से पढ़ा है, और मेरा बहुत ज्ञानवर्धन इससे हुआ है। और इस जो आपसे बात कर रहा हूँ, इस बातचीत की नींव भी यही 2 किताबें हैं। तो आप कह सकते हैं ये रेफरेंस है, हमारा मेन रेफरेंस है, डी बसु की किताब और आदरणीय सुभाष कश्यप साहब की किताब। तो उम्मीद है कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा, और इसके बाद के एपिसोड में हम अनुच्छेद 31 की थोड़ी सी फिर से चर्चा करेंगे, और 31 क ख ग पे थोड़ी और डिटेल चर्चा करेंगे, और वो 10 मिनट की बातचीत इसमें। धन्यवाद, नमस्कार।